साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एक मानव की मानसिकता को दूर करना और सीधे बाजार का भविष्य बताना। ऐसे बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ट्रेनिंग होता है, ये साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इसके बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें क्या कि होता है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और क्या होता है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, ये सभी के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। किस प्रकार से हम इस ट्रेनिंग का यूज़ करेंगे जिससे हमें जल्दी सक्सेस मिल सकती है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। वीडियो पर अगर आप नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में जाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर साइकोलॉजी ट्रेनिंग को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट एंड फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना और सीधे बाजार का भविष्य बताना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी आखिर होता क्या है। तो साइकोलॉजी का डिफिनेशन है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, टीटीई। टीचर कहने का मतलब है कि जब आप होमवर्क करके नहीं जाते होंगे स्कूल में, तो आपके चेहरे को देखकर आप डरे रहते हैं, तो उसको देखकर आपका जो टीचर है, वो पता लगा लेता है कि आप जो है होमवर्क करके नहीं आए। डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर आपके हाथ को छूकर पता लगा देता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको बीमारी हुई। तो टीटी की बात करें तो टीटी जब आपके पास टिकट नहीं रहता है प्लेटफॉर्म में, तो आपके हाव-भाव जो रहते हैं, वो खराब रहते होंगे और डरे रहते होंगे। तो आपके हाव-भाव को देखकर जो है टीटी भी आपका पता लगा लेता होगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो किस साइकोलॉजी यही कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखे और उसके मन में क्या चल रहा है, विचारों को जान लिए, तो वही हो गया हमारा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी की ट्रेनिंग लेने के लिए अभी लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँगे तो आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि साइकोलॉजी, एसपीपी और भी बहुत सारे ट्रेनिंग है इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में। तो साइकोलॉजी का यूज़ आप अपने गेस्ट के ऊपर कर सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके बारे में जान सकते हैं साइकोलॉजी का ट्रेनिंग के माध्यम से। आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं साइकोलॉजी के फुल जानकारी के बारे में। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी। साइको का मतलब होता है मनो और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, और दोनों मिलके बनता है हमारा मनोविज्ञान। साइकोलॉजी यहाँ पर देखें तो साइकोलॉजी हमारा इंग्लिश वर्ड है, और लेकिन साइकोलॉजी का हिंदी की बात करें तो साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान। अब साइकोलॉजी क्लास में 4 टॉपिक पर बात किया जाता है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएँ तो आपको साइकोलॉजी क्लास की जानकारी इस प्रकार से नहीं मिलेगा जिस प्रकार से अभी मिल रहा है। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए सारी जानकारियाँ। तो साइकोलॉजी क्लास में बात करें यहाँ पर, तो साइकोलॉजी क्लास में टोटल 4 टॉपिक पर बात किया जाता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, और लेकिन यहाँ पर शुरुआत में हम लोग 4 टॉपिक के बेस पर बात करने वाले हैं। पहला है मौका, दूसरा है सोच, तीसरा है विश्वास, चौथा है रेशियो। क्या होता है मौका? सोच किसे कहते हैं? विश्वास किसे कहते हैं? रेशियो किसे कहते हैं? तो सभी ये फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं मौका के बारे में। मौका किसे कहते हैं? मौका का डेफिनेशन है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हम लोग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अभी के समय में अपने जीवन को सुधारे हैं, आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दिए हैं, यानी कि सुधार कर रख दिए हैं, अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो वो क्या कैसे हुआ? तो मौका को पहचाने तभी ना बन पाए। तो उसी प्रकार से आपके पास भी मौका आया है, तो आप जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए उसको पहचान कर काम करें। और जैसे बात करें कि मौका हर व्यक्ति के जीवन में आता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के भी जीवन में आया। जब वो टीटी का काम कर रहा था, वहाँ पर मन नहीं लगा, लेकिन क्रिकेटर बनने का मन किया तो क्रिकेटर बना, लेकिन वो मौका को पहचाने तभी बन पाए। विराट कोहली, जब उसके पिता का डेथ हुआ था, उस समय अगर विराट कोहली अपने घर चला गया होता, तो अगर मौके को नहीं पहचान पाता विराट कोहली, तो आज वो क्रिकेटर नहीं बन पाता, व इतना नाम नहीं हो पाता। रन मशीन के नाम से नहीं जाना जाता। तो वैसे भी हम लोग हैं, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए काम करने के लिए, वहाँ पर अच्छे से काम करेंगे तो आप भी कामयाब होंगे, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। तो वो उस मौके को पहचानना होगा। और मौके का डेफिनेशन यही है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। तो आपके जीवन में ये जो मौका है वो हो सकता है लास्ट हो सका हो लास्ट हो, तो आपको इसको पहचानना होगा। अब मौका जो है हमारे जीवन में 3 बार आता है। पहला होता है बचपन, दूसरा होता है जवानी और तीसरा बुढ़ापा। ये तीनों जनरेशन में हमारे पास जो मौका है आता है। बचपन में भी आता है, लेकिन बचपन में हमारे पास खेल-कूद की उम्र में रहती है और हम उस मौके को पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम मौका गँवा देते हैं। जवानी की बात करें तो जवानी को छोड़ देते हैं अभी। बुढ़ापे की बात करें, बुढ़ापे में हमारे पास सब कुछ रहता है, नॉलेज रहता है, जानकारियाँ सभी प्रकार का रहता है, लेकिन हमारे पास उतना शक्ति नहीं रहता हम कोई भी काम को कर पाएँ। लेकिन हमारे पास जो जवानी का जो समय है, जवानी के समय में हम जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आप लड़कीबाज़ी या फिर आवारागर्दी करने में गुज़ारते हैं, तो आपका जवानी भी बर्बाद हो जाएगा। आप तीनों मौके को मतलब कि
तीनों मौके को हाथ से गँवा देंगे तो आपके बुढ़ापे में एक उल्लू बन के रह जाएँगे, आप देखने के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस मौके को पहचानने के लिए आपको जवानी में ही काम करना पड़ेगा, आपके इस जीवन को, आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा मौके को पहचान कर। तो बात करें अब लोग दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ सोच, और सोच का डेफिनेशन है, परिभाषा है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। जैसे कि बड़ा बंगला और गाड़ी, महँगी गाड़ी, ताजमहल इत्यादि। तो बात करें सोच की, तो सोच किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है। मान के चलिए एक महँगी गा कार है, अ स्विफ्ट डिज़ायर या फिर कोई भी कार हो, आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, आप सोच लिए कि काश ये हमारे पास भी होता। आप कोई बड़ा घर देखे और सोच लिए कि ऐसा घर हम भी बनाते। तो ये क्या हुआ? ये आपके मन में विचारधारा उत्पन्न हुआ, इसी को बोलते हैं विचारधारा। और जो आपके मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं सोच। और सोच का डेफिनेशन यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। और सोच 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। एक सड़क पर, एक रास्ते पर होता है, एक लड़का-लड़की चल रहे होते हैं। तो लड़का-लड़की चल तो रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा होता है जो सोचता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, और एक बंदा सोचता है कि ये भाई-बहन होंगे। तो सकारात्मक सोच क्या हो गया? भाई-बहन, क्योंकि हम लोग जिस भी कंपनी में गए काम करने के लिए, वहाँ पर हमें सकारात्मक सोच रखने की ज़रूरत है। सही सोच रखेंगे तभी आप काम कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करेंगे, जब आपका अपलाइन बुलाया है तो आपको कुछ सोच समझ के ही बुलाया है। तो सकारात्मक सोच के साथ काम करें, कोई भी गलत विचार अपने मन में ना लाएँ कि ये फँसा दिया ऐसे-वैसे। तो आपको गलत विचार अपने मन में नहीं लाना है और सही सोच रखना है। तीसरा आता है हमारा पॉइंट, विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास का डेफिनेशन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, उसे विश्वास कहते हैं। जैसे कि माँ-बाप, शिक्षक। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी के दौर में, बहुत सारे लोग जो है सभी के ऊपर पूर्ण रूप से और 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन माँ-बाप, शिक्षक ऐसे 2 आदमी हैं जिस पर हम आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा नहीं बल्कि श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, यानी कि मन से, दिल से आवाज़ आता है कि हाँ, ये हमारे माँ-बाप हैं। अगर कोई आपके बंदा बोल दे, ये आपका माँ-बाप नहीं है, तो आप नहीं मानिएगा, क्योंकि आप बचपन से उन्हीं के साथ रह रहे हैं। उसी प्रकार से आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर आप जिस भी अपलाइन का सहारा ले रहे हैं, जिस भी अपलाइन आपको बुलाया है, उसके ऊपर आँख मूंद कर विश्वास करें। उसके आप उसको बोल दें कि आप जो भी हैं, आप मेरे हैं, आप बनाना बिगाड़ना आप ही का काम है। तो आपको उसके ऊपर आँख मूंद कर विश्वास करना होगा। बात करें विश्वास की, तो विश्वास यही होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धाभाव उत्पन्न होता है, उसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास जो होता है 3 तरह से किया जाता है, सुनकर किया जाता है, देखकर किया जाता है या खुद करके किया जाता है। तो जब आपका अपलाइन बोला होगा तो आप सुनकर विश्वास किए होंगे, और देख रहे हैं तो आपको देखने के बाद विश्वास हो गया कि क्या है कंपनी, क्या काम है, सभी प्रकार से जानते होंगे। जब आप खुद करने लगेंगे तो आपके पास तीनों का परसेंटेज 100 हो जाएगा, और आप खुद करके और जो विश्वास है अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, ला सकते हैं। विश्वास 2 प्रकार का होता है, पहला होता है आत्मविश्वास, दूसरा है अंधविश्वास। आप किसी के बहकावे में गलत-सलत काम ना करें, ये होता है अंधविश्वास। और आत्मविश्वास ये होता है कि जो आपका अपलाइन बोल रहा है, आप कर दें, तो हो गया आपका आत्मविश्वास। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं। तो रेशियो का डेफिनेशन है, परिभाषा यहाँ पर, कि किसी वस्तु का अनुमान लगाकर अनुपात में बदल देना रेशियो कहलाता है। जैसे कि किसी बोरी में रखे चावल का अंदाज़ा लगाना। जैसे कि मान के चलिए एक बोरी में 1 बोरा चावल है, उसमें से कुछ चावल हम लोग निकाल लिए बिना तौले-मापे, और कोई बंदा आता है और बोल देता है कि इसमें लगभग में इतना चावल होगा, तो उसी को बोलते हैं अनुपात में बदलना। तो किसी भी वस्तु का अनुपात में बदलना, अनुमान लगाकर, यानी कि किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में जान लेना कितना है या नहीं है, अनुपात में बदल देना ही रेशियो कहलाता है। जैसे कि चावल में कितना बोरी है, या फिर आलू की कितने वज़न है रखे हुए। और बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा निकाला गया लोगों का रेशियो के बारे में। डॉक्टर अब्दुल अब्दुल कलाम ने 1920 ईस्वी में लोगों का रेशियो निकाला, कि किस प्रकार से लोगों का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1920 ईस्वी में जो इंसान ₹1 कमाता था, उसका जीवन, घर, परिवार अच्छा से चलता था। 1940 की बात करें, 20-20 साल का यहाँ पर गैपिंग है, और 20-20 साल का रेशियो निकाले हैं हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम। और 1920 की बात करें तो जो इंसान ₹1 कमाता था, उसका घर परिवार अपने सपनों को पूरा करवा रहे थे। 1940 की बात करें, जो इंसान ₹10 कमाता था 1940 में, वो अपने घर परिवार अपना सारा खर्चा उठा लेते थे आसानी से। बहुत अच्छा घर परिवार चल रहा था 1940 में, जो व्यक्ति ₹10 कमा रहा था। वहीं दो 1960 में जो इंसान ₹100 कमा रहा था, उसका घर भी अच्छा से चल रहा था। 1980 में जो इंसान अ, ₹1000 कमा रहा था, उसका घर परिवार अपने सपनों को अच्छे से पूरा कर पा रहे थे। वहीं 2000 ईस्वी की बात करें, 2000 ईस्वी में जो इंसान एक मतलब कि ₹10,000 कमा रहा था हर महीने, उस इंसान के घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। हर तरह का जो ख़्वाहिश था वो पूरा किया जा रहा था। हर तरह का जो सपना था वो पूरा कर रहे थे, जो 2000 ईस्वी में ₹10,000 कमा रहे थे। बात करें 2020 ईस्वी की, अभी का जो गैपिंग है 2020 ईस्वी चल रहा है। 2020 नहीं बल्कि 2024 चल रहा है, 4 साल एक्स्ट्रा हो चुका है। 2020 में अगर आप ₹1,00,000 महीने नहीं कमा रहे हैं, तो आपका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। आपका खुद का सपना नहीं पूरा हो सकता है, तो घर वाले का सपना आप क्या खाक पूरा करेंगे?
तो आप अपने घर वाले के सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी कंपनी को करना होगा। और कंपनी ही नहीं बल्कि एक बिजनेस की शुरुआत करना होगा जहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकें। तो हर साल आपको एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, 2040 जैसे ही आएगा तो फिर 1 करोड़ के आसपास, मतलब कि 10 लाख के आसपास हमारा इनकम होना चाहिए हर महीने, तभी आप हर सपने को, हर ख्वाहिश को, हर घर वाले के सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बात करें जब ग्लेज़ का शुरुआत 10 अगस्त 2003 ईस्वी को हुआ, तो उस समय हमारा डायरेक्टर साहब ने, यानी कि कंपनी, मतलब कि ग्लेज़ का यहाँ उदाहरण है थोड़ा-सा, यानी कि ग्लेज़ कंपनी का है। जब हमारी कंपनी का शुरुआत हुआ था 10 अगस्त 2003 ईस्वी को, तो उस समय हमारे डायरेक्टर साहब ने कंपनी के काम को दिखाने के लिए 10 लोगों का रेज़्यूमे निकाला था। 10 लोगों को बुलाया था कंपनी में देखने के लिए, ग्लेज़ कंपनी के लोगों ने। ग्लेज़ कंपनी के डायरेक्टर ने, जो भी डायरेक्टर है ग्लेज़ कंपनी का। तो पहला एक था खामोखा, 3 सलाहकार और 6 डायरेक्ट जोइनिंग। ऐसे व्यक्ति भी थे जो खामोखा थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे सलाहकार थे, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो डायरेक्ट जॉइनिंग किए थे, यानी कंपनी में सीधे काम करने के लिए लग गए थे। तो खामोखा किसे कहते हैं, सलाहकार किसे कहते हैं, और 6 डायरेक्ट जॉइनिंग क्या होता है, ये सभी जानेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं खामोखा की। तो खामोखा किसे कहते हैं, डेफिनेशन है यहाँ पर, बड़े से बड़ी तथा अच्छे से अच्छे कामों में जो इंसान छोटी-छोटी कमियाँ निकालता है उसे खामोखा कहते हैं। जैसे कि रसगुल्ला छोटा है, सब्जी में नमक कम है। 2 दोस्त रहते हैं, खाने के लिए कहीं जाते हैं भंडारे में, तो वहाँ पर जो रसगुल्ला का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, तो एक बंदा बोल देता है कि रसगुल्ले का साइज़ छोटा है, तो दूसरा बंदा बोल देता है कि रसगुल्ले का साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, आपको खाने के लिए पूरा भरपूर मिल रहा है, तो रसगुल्ले का साइज़ देखने से क्या मतलब है? सब्जी में नमक कम है तो नमक लेकर खाओ। लेकिन वो बंदा क्या करता है, कमियाँ निकालता है। तो जो इंसान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों में छोटी-छोटी या कोई किसी भी प्रकार का कमियाँ निकाल देता है, उसी को बोलते हैं खामोखा। तो आप भी तो आप भी जिस कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, वहाँ पर जाने के बाद किसी प्रकार का कोई कमियाँ नहीं नहीं निकालना है कि आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। आज क्या खा रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन कल कल क्या खाएँगे वो मायने रखता है। आज तो खाने के लिए मिल जा रहा है कहीं से, लेकिन आप कमाने लायक हो जाएँगे और कमा कमा नहीं पाएँगे तो उस समय क्या खाएँगे? तो खामोखा किसी प्रकार से नहीं करना है, किसी प्रकार से भी ज़िंदगी को चलाना है, और आपके किसी भी कंपनी में गए काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपका जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना है। बात करते हैं सलाहकार की। 3 सलाहकार ऐसे थे, यानी कि एक तो निकल गया खामोखा, जो कि कमियाँ निकालता था। कमियाँ निकालने वाले व्यक्ति को बोलते हैं खामोखा, और एक इंसान निकल गया था ग्लेज़ में खामोखा, और 3 व्यक्ति निकल गए थे सलाहकार। ऐसे व्यक्ति भी थे जो 3 आदमी निकल गए थे सलाहकार। जो इंसान अपने ऊपर निर्भर ना रहकर किसी दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं सलाहकार। तो सलाहकार जो थे, ये दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं सलाहकार। जैसे कि गाँव के लड़के ग्लेज़ में नए लड़के, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कि कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, तो वो असिस्टेंट रख लेते हैं एक, कि क्या वो काम करें या फिर ना करें, उसमें जाएँ काम करने के लिए या ना जाएँ, तो ऐसे असिस्टेंट को बोलते हैं सलाहकार। तो वैसे ही राम जो होता है अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर रहता है, अपनी पत्नी का सलाहकार रखता है, सलाहकार होता है, और श्याम पिता के ऊपर, मोहन दोस्त के ऊपर। तो चलिए ये सब समझते हैं कि राम, पत्नी, श्याम पिता, मोहन दोस्त से क्या हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने की और बताने का प्रयास करेंगे आपको अभी कि राम पत्नी क्या है। कि राम जो होता है अपने पत्नी पर निर्भर रहता है, कंपनी में जाता है ग्लेज़ कंपनी में काम को देखने के लिए राम, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बोलता है कि हम सारे काम चीज़ ये सभी देख लिए, लेकिन काम तो हमें अच्छा लगा, लेकिन जो है हम अपनी पत्नी से पूछ के आएँगे तभी ये काम करेंगे। तो पत्नी से पूछने चला जाता है राम। श्याम भी देखता है, तो श्याम भी बोलता है कि हम भी अपने पिता से पूछेंगे। मोहन भी बोलता है कि हम भी अपने दोस्त से पूछ लेंगे तभी ये काम करेंगे, क्योंकि कोई भी काम पर अभी के दौर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब वो तीनों जाते हैं काम के सिलसिले में, कि अपने पत्नी से पूछता है राम कि हम अपने मतलब कि ये काम है, इतना रुपया का लगेगा काम करने के लिए, आपको इतना लगा देंगे तो आपको हर महीने इतना मिलेगा। तो और पत्नी बोलती है कि मेरा भाई भी इसी तरह पैसे डुबा कर आ गया, तो आप इस प्रकार से कंपनी में क्यों पड़ रहे हैं? तो राम जो होता है अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाता है, भला फुसलाकर उसकी पत्नी जो है काम करने के लिए नहीं आने देती है, और राम जो होता है अपने मौके को पहचान नहीं पाता है। श्याम की बात करें तो श्याम के पिता भी बोलता है, ये बाल जो है इतना पक्के हैं, वो काम को देखकर ही पके हैं। इतना सारा काम हमने जीवन में देख लिया कि मतलब कि इतना पैसा लगाकर इतना पैसा कमाया जा सकता है, लाखों रुपए कमाया जा सकता है, ये हम लोग आज तक नहीं देखे। तो पिता के कहने पर श्याम भी नहीं जा पाता है। सलाहकार की वजह से मोहन जो होता है अपने दोस्त की वजह से अपने घूरने-फिरने में इधर-उधर मस्त कर देता है, तो उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है राम भी नहीं जा पाता काम करने के लिए, काम देखने के बाद श्याम भी नहीं जा पाता है, मोहन भी नहीं जा पाता। ये उस मौके को भुला देते हैं। तो ऐसे सलाहकार से दूर रहें जो आपको ऐसे टिप्स देते हैं, सलाह देते हैं, और ग्लेज़ में जाने के बाद या फिर कोई भी कंपनी में जाने के बाद आपको कोई भी किसी प्रकार का बोले तो आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं, बल्कि आपके कंपनी के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, आपके सीनियर्स के ऊपर विश्वास करना होगा, आपके ट्रेनिंग मीटिंग्स के ऊपर विश्वास करना होगा। अब बात करें
एक तो निकल गया हमारा खामोखा, 3 सलाहकार निकल गए, टोटल हो गया हमारा 4 और 6 और बच गए। तो 6 लोग जो थे वो डायरेक्ट जॉइनिंग किए थे, जो यानी कि कंपनी में काम करने लगे। तो डायरेक्ट जॉइनिंग किसे कहते हैं? जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है और अपना काम खुद करता है, उसे डायरेक्ट जॉइनिंग कहते हैं। जैसे कि मैं, आप, हमारे सीनियर, जैसे कि आप जिस भी कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जब ग्लेज़ का शुरुआत हुआ था तो वहाँ पर 4 लोग तो निकल गए काम करने के लिए, मतलब कि काम नहीं कर पाए, और 6 लोग जो थे वो बोले कि हाँ, कंपनी बढ़िया है, अभी हमें भले ही खाना खाना कम मिले या फिर खाना नहीं भी मिले, और रहने-खाने के लिए हमें कैसा भी प्रबंध हो, लेकिन अभी अगर हम काम कर लेते हैं तो हम ज़िंदगी भर खुश रहेंगे, हमारे बाल-बच्चे, परिवार वाले खुश रहेंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएँगे तो वहाँ पर आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलती है, हर प्रकार का सुविधा मिलता है। मतलब आप नहीं भी रहेंगे दुनिया में, फिर भी आपका इनकम आता रहेगा, आपका पैसा आता रहेगा। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि देन डायरेक्ट सेलिंग का पावर। तो अभी के समय में मैं हैं, मतलब कि हम हैं और आप हैं, हमारे सीनियर हैं जो कि डायरेक्ट जॉइनिंग है। अभी के समय में हम काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर काम कर रहा है या फिर अपलाइन काम कर रहा है, तो वो हमारे डायरेक्ट जॉइनिंग हुए। आप भी एक डायरेक्ट जॉइनिंग हुए जो नए गेस्ट हैं। बात करें पैरामीटर की, पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर की डेफिनेशन है यहाँ पर पैरामीटर एक काल्पनिक रस्सी के समान होता है जो हमारे सोच को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। जैसे कि माँ अपने बेटे से कहती है, जहाज में बड़े लोग बैठते हैं, हाथी को छोटे शिकल से बचपन में बांधा जाता है। जैसे कि मैं समझाने का प्रयास ये करूंगा, यहाँ पर पैरामीटर कहने का मतलब है, पैरामीटर एक काल्पनिक रस्सी की तरह होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, जो हमारे सोच को बांधने और तोड़ने का काम करता है। हमारा जो सोच रहता है ना, उसको बांधने और तोड़ने का काम करता है। ये सोच जो रहते हैं वो हमारे घर वाले ही, परिवार वाले ही बाँधते हैं ज़्यादा। हम जब खुले में रहना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, वैसे ये हमारे सोच को बाँध रहे हैं। उसी प्रकार से अगर माँ मतलब कि रास्ते में जा रहे होते हैं एक माँ और बेटे, वो बच्चा जो रहता है ऊपर में देखता है उड़ते जहाज़ में कि माँ मैं भी इस जहाज़ में बैठूँगा। उसकी माँ एक थप्पड़ लगाती है और उसको बोलती है कि इस जहाज़ में सिर्फ़ बड़े लोग बैठते हैं। क्या जहाज़ में मतलब कि 10-15 फीट के ल लोग बैठते हैं? हम जैसे लोग ही बैठते हैं। लेकिन वो माँ जो रहती बोल सकती थी कि बड़े हो जाओ, पैसे कमाओ, आप भी इस जहाज़ में बैठ सकते हो। तो ऐसे में उसका जो मनोबल था, उसका पैरामीटर था, वो खुला रहता। लेकिन उसके पैरामीटर को, बच्चे के पैरामीटर को बाँधने का काम किया हमारे माँ, उसकी माँ। तो ये पैरामीटर जो है बहुत ही खतरनाक होता है। आपको ज आपके घर वाले सही से देंगे, परिवार वाले सही से देंगे तो आपका पैरामीटर जो है खुला रहेगा। और छोटे हाथी को जब बचपन में शिकड़ से बाँधा जाता है तो वो शिकड़ को बचपन में नहीं तोड़ पाता है। वही शिकड़ से जब बड़ा में भी बाँधा जाता है तो वो तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि उसके सोच को बाँध दिया गया है। तो ऐसे में पैरामीटर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है और पैरामीटर को आपको खुला रखना होगा। और जिस भी कंपनी में गए हैं काम करने के लिए, वहाँ पर आपको खुले सोच, खुले माइंड के साथ काम करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बन सकते हैं। और बात करें साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट ट्रेनिंग क्लास को किसने रखा? या फिर किस लिए रखा गया? तो साइकोलॉजी क्लास को इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे बिज़नेस में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके बारे में उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। उसके बारे में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बता दूँ, उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से उसे खुश और संतुष्ट किया जाता है। ट्रेनिंग ये इसलिए रखा गया है साइकोलॉजी क्लास, साइकोलॉजी ट्रेनिंग, क्योंकि इस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि मौका किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं, मौका को पहचानोगे तो ये बनोगे, कंपनी में ज़्यादा पैसा कमाओगे, सोच भी हमारा पास नेगेटिव या पॉजिटिव रखना चाहिए, ये सभी के बारे में जानकारियाँ दी जाता है, इसलिए साइकोलॉजी क्लास को रखा गया है। और बात करें डेफ़िनेशन की, तो यहाँ यही डेफ़िनेशन है कि हमारे बिज़नेस में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न चलते हैं, कई तरह के सवाल उठते हैं। तो इसी को मतलब कि इसलिए साइकोलॉजी क्लास को हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रखा गया है। और बात करें यहाँ पर कि साइकोलॉजी का खोज कब, किसने और कहाँ किया, तो साइकोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो साइकोलॉजी का भी खोज किसी ने किया होगा? तो यहाँ पर उत्तर है, साइकोलॉजी का खोज डॉक्टर अमृतनाथ सेन ने 1920 ईस्वी में पटना के नालंदा नामक विश्वविद्यालय में किया था। साइकोलॉजी का खोज किया था डॉक्टर अमृतनाथ सेन ने 1920 ईस्वी में पटना के नालंदा विश्वविद्यालय में। ये साइकोलॉजी क्लास बहुत ही बड़ा क्लास है और इस क्लास को जिसने भी लिया, ये इस क्लास को जानकर समझकर अपने गेस्ट को किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से देखभाल करना है, सभी के बारे में, मौके के बारे में, विश्वास के बारे में, रेशियो के बारे में, पैरामीटर के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारियाँ आपको साइकोलॉजी क्लास में मिलती है। तो यहाँ पर आपने जाना कि साइकोलॉजी में किस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, खामोखा किसे कहते हैं, विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में साइकोलॉजी क्लास को किस लिए रखा गया है, ये सभी जानकारियाँ हमने इस ट्रेनिंग के माध्यम से जाना और समझा। ये वीडियो आपसे वो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।